कहानी लिखी नहीं पाती अगर उनकी ज़िंदगी में वो ज़हीन खातून ना आई हो जिसकी परवरिश बिहार की बहारों में हुई थी। ऐसी गोद का गहवारा मिला कि कानों में सिर्फ हिंदी, संस्कृत और उर्दू के गीत गूंजते रहे। यही वजह है कि आज कामना की ज़बान पर मीरो गालिब से मीराबाई और कालिदास की कविताएं अजबर, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब कभी कभी आधी रात गए बरजस्ता शेर की तलाश में फ़ोन घुमाते रहते हैं। इनकी पहली मुलाकात एक दोस्त के घर होली पर हुई थी, फिर मुशायरों में, नुमाइशों में, अदबी जलसों में, चाय खानों में मिलते रहे। इनको हुसैन के रंग भा गए और हुसैन को इनकी ज़बान। रंग और ज़बान में दोस्ती हो गई। दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाया हुसैन ने, यानी कुछ वक्त के लिए हाथ से ब्रश छूटा और कलम को संभाला। दिन गुजरे, महीने बीते, चाय खाने बदलते रहे। एक दिन लंदन के 150 साला शेफर्ड मार्केट की कॉफ़ी शॉप में बैठे खातूने उर्दू हुसैन से मुखातिब हुई और हाथ में कागज़ का पुलिंदा थमाती हुई बोली, शुक्रिया। MF इस पर लिखो। क्या लिखो? अपनी कहानी। अंग्रेजी में? हाँ, उर्दू में। किताब की शक्ल? फिल्म स्क्रिप्ट। शुरू करो कहानी। क्या कोई कॉमेडी फिल्म बनवाना चाहती हो? हाँ, ऐसी कॉमेडी जिसे देखकर लोग रोने लगे। अच्छा, लेकिन पहले मुझे 100 मरतबा लफ्ज़ उर्दू लिखने दो। क्या ये उर्दू की मश्क है? यही समझो। अजीब तरीका है। लिखो लिखो और लिखो। लिखा लिखा लिखा। क्या लिखा? ये लिखा, दादा की उंगली पकड़े एक लड़का, माँ दे गई नाम मकबूल और बने फिरते हैं मैं हुसैन। वाह, क्या बात है। हो गई कहानी शुरू। खातून, आपने मेरी कहानी तो शुरू करवा दी, मगर जाते जाते ये तो बता दीजिए कि मैं किस नाम का शुक्रिया अदा करूं? मेरी ज़बान उर्दू है और वजूद हिंदुस्तानी। और सन 2002 में दास्ताने MF हुसैन किताबचा की शक्ल में खातूने उर्दू कामना को भेंट। मिट्टी का घड़ा चारपाई पर रखा, छत से लटकती लालटेन खामोश
तकिए के नीचे दबी किताब का 14वां पन्ना खुला। मलमल का नारंगी दुपट्टा, साइकिल की टूटी चेन, पास की बांसुरी। गुलाबी पतंग के कागज की पुड़िया में अंगूठी, गुलाबी पतंग के कागज की पुड़िया में अंगूठी। कमरे का किवाड़ खुला, कुंडी हिलती नजर आई। अभी अभी कोई बाहर गया। ये देखो, जो गया था इतनी जल्दी लौट कैसे रहा है। चलो हम और तुम चारपाई के नीचे छुप जाए, चलो हम और तुम चारपाई के नीचे छुप जाए। और एक ही वक्त में ये आने जाने वाले कौन है, इस पहेली को हल कर ले। तकिए के तले दबा इंद्र सभा के 14वें पन्ने पर रुका नाटक। साइकिल की टूटी चेन क्यों, जब घर में साइकिल ही ना हो। चलो मिट्टी के घड़े से पूछें, उसका मुंह खुला हुआ है, पेट से बात कैसे छिपी रहे। सदियों की तारीख, तहजीब के खजाने इन्हीं मिट्टी के घड़ों में दफन भी हो जाए तो वक्त की कुदाली उन्हें जमीन की तह से खोज निकालती है। घड़े का मुंह तो खुला ही था, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा। घड़े का मुंह तो खुला ही था, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा। मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा। घड़े का मुंह तो खुला ही था, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा, मिट्टी का घड़ा तो बोल उठा। दादा की उंगली पकड़े एक लड़का, माँ दे गई नाम मकबूल मकबूल। और बने फिरते हैं MF हुसैन, और बने फिरते हैं MF हुसैन, और बने फिरते हैं MF हुसैन। हुसैन अपने बचपन को याद नहीं करते, बल्कि स्वयं एक बच्चे की आंख से दुनिया को देखने लगते हैं, विथ चाइल्ड लाइक वंडर। हुसैन बीते को याद करने की बजाय उसे दोबारा से जीने लगते हैं, और ये दोबारा भी पहली बार की ताजगी और नयापन लेकर आता है, सनातन और चिरंतन। धूल धूसरित असंख्य ब्यौरे, एक लड़के की भोली भाली निश्चल छवि धीरे धीरे MF हुसैन की प्रतिमा में बदल जाती है। चित्रकार हुसैन उस दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं जिसका नाम मकबूल है, जिसकी जीवन कथा वो बांचते हैं, और जिसने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया। मकबूल की माँ क्यों अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ गई? क्या बेटे को इस दुनिया में छोड़ जाना ही काफी समझा?
क्यों बाप के जूतों में खड़ा कर उसे आंसू भरी नजरों से देखा करती। कितनी तमन्नाएं होंगी, सब अपने साथ ले गई। बेटा आज भी जहां कोई मराठी साड़ी इधर उधर पड़ी नजर आए, उसकी हजारों तहों में माँ को ढूंढने लगता। ढूंढता है वो माँ का चेहरा, जिसकी दो आंखों में न मालूम कितने ख्वाब डूबे। कहाँ है वो होठ, वो माँ की मोहब्बत का ज्वालामुखी, वो ममता के जिस्म से हर पोर से उबलता बेपनाह प्यार का लावा। शायद लड़के की यही अंदरूनी कराहती चिंगारी दर बदर मारी मारी फिर रही है। यही कराहती चिंगारी इंसानी तहजीब की गुफाओं में गई, जमाने अजंता की अप्सराओं से मिली, मोहनजोदारो की जमीन में दफ टूटे बर्तनों को टटोला, करबला की तपती रेत पर उंगली से इब्ने ज़ैनब लिखा, नमरूद की नेफरीती से पूछा, डिमेलो की वीनस, माइकल एंजेलो की पिएटा, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, यहाँ तक कि पिकासो की मादमोजेल दा विन्यो से मिलने में नहीं घबराई। आर्ट के तारीख में कई पेंटर्स ने अपनी माँ को कैनवस और कागज पर चित्रित करके अमर जिंदगी से परे एक ऐसी आत्मा की परछाई के वजूद को मनवाया जो सारी सृष्टि का सार है, खुदा की रचना का तन्हा राज। विस्लर ने अपनी माँ का कमरे के कोने में काला लिबास पहने खामोश रात में पोर्ट्रेट पेंट किया। रैम्ब्रा ने हाथ में चिराग उठाए एक औरत की पेंटिंग बनाई जो उसके बेटे की माँ बनी। वैन गॉग जरूर अपनी माँ को उस दहकते सूरजमुखी के खेत में बिठाकर बेशुमार पोर्ट्रेट बनाता, मगर क्या करे, लोगों ने उसे दीवाना ठहराकर पागल खाने में बंद कर दिया। आखिर ये बिन माँ का बच्चा मकबूल क्या करे, माँ की शक्ल ही याद नहीं। कलकत्ता 1980 दिसंबर का महीना, चौरंगी रोड पर आलीशान टाटा सेंटर। एमएफ हुसैन की नुमाइश की शुरुआत। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी बंगाली महिलाएं, बिहारी बेगमात, पंजाबी तुम-तुराक की जमा भीड़। तमाम पेंटिंग्स में बार बार सिर्फ एक साड़ी स्याह बैकग्राउंड पर दिखाई देती। इन साड़ियों की सलवटों में ढके छुपे इधर उधर छोटे छोटे यतीम बच्चों की झलक। सफेद साड़ी में कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी माँ का चेहरा नहीं। साड़ी के बॉर्डर पर नीले रंग की दो धारियां। ये दुनिया की मशहूर देवी स्वरूप मदर टेरेसा, जिनकी पहचान उनका चेहरा नहीं, उनकी बेपनाह मोहब्बत है उन बच्चों के लिए जिनसे माँ की मोहब्बत छीन ली गई।
हुसैन का अतीत एक नदी की तरह उनके वर्तमान के दोनों पाटों पर बहता रहता था, सतत प्रवाहमान। जो कभी था वो अब भी है। हुसैन अपने दादा के इतने चाहते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। जब छुटपन में किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उत्तर देने में एक क्षण ना हिचकिचाए, दादा के पेट से। एक लड़का दुबला पतला सा अपने दादा की उंगली पकड़े चल रहा है। इंदौर की कच्ची सड़क पर कल्लू मियां का तांगा रेंगता दिखाई देता है। शाम के 4 बजे दिन जरा सा ठहरा सा लगता है। दादा अब्दुल अक्सर अपने मोहल्ले के नालबंद अच्छन मियां की दुकान पर जा बैठते। अच्छन मियां नाल को जलते कोयले से उतारकर चाय का पानी चढ़ा देते। लड़का दहकते कोयलों पर नाल का सुर्ख रंग राख में बदलते देखकर अपने दादा की भूरी अचकन में मुंह छुपा लेता। घोड़े के खुर से छिले हुए सफेद टुकड़े काली मिट्टी पर इस तरह छा जाते जैसे खोपरे की खुरचन। अच्छन मियां उबलती हुई चाय मिट्टी के सकोरे में उंडेलते हुए हमारे दादा से कहने लगे, हाय अब्दुल, आजकल नालबंदी का काम बिल्कुल ठंडा चल रहा है। रेजिडेंट साहब के नाजिर को ही ले लीजिए, कहाँ गई वो बगिया, दर्जन घोड़े। अब तो सुना है 2-2 मोटर गाड़ियां हैं। हाँ, अब ये गोरे लोग ना मालूम इस देश में कितनी धूल उड़ाएंगे। उधर नालबंद अच्छन मियां का हथौड़ा उठा, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इधर लड़के के दादा ने अपनी अचकन झटकी और घर के लिए उठ खड़े हुए। लड़का हैरान, ये गोरे कौन, घोड़े की टाप क्या और मोटर की पौ पौ क्यों? नालबंद अच्छन मियां और दादा अब्दुल का रिश्ता उस लड़के के आने वाले वक्त की तरफ इशारा है। वो हिनहिनाहट है, वो नाल की खनखनाहट है, वो रिश्ता है घुड़सवारों का, करबला के प्यासों के लिए मश्क उठाने वाले दुलदुल का, वो अश्वमेध है लव और कुश का, वो बुर्राक है सबसे ऊंचे आसमान पर उड़ने वाला। आने वाले समय में यही लड़का चीन की हून डायनेस्टी के टेराकोटा घोड़ों से गुजरकर सेंट मार्को के सफेद चट्टान से तराशे घोड़ों के झुंड के बीच अपने बेलगाम ब्रश पर सवार बरसों अपने सफर पर जुटा हुआ नजर आएगा। लेकिन आज 80 साल बाद भी इस लड़के की जबान पर वही नालबंद अच्छन मियां की चाय का मजा बाकी है। उसी की तलाश में वो अपने दादा की छोटी उंगली पकड़े भटक रहा है। इंदौर की गलियों के ढाबे, दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती के चाय खाने, लंदन की 150 साल पुरानी शेपर्ड मार्केट की कॉफी शॉप, न्यूयॉर्क के आधे रात खुले टैक्सी वालों के अड्डे, प्राग के कॉर्ल ब्रिज के चारों तरफ का कैवर्ना, कलकत्ते के सरदार जी वाली गाढ़े दूध की चाय में डुबोई तंदूरी रोटी, बंबई के भिंडी बाजार वाली आधी कप चाय मारा मारी, यानी आधी चाय आधी कॉफी। उन दिनों किसी ने लड़के का पता पूछना चाहा, खानदान से जान पहचान करनी चाहिए, तो इसके लिए उसके घर के लोगों की गिनती करनी पड़ेगी। घर वालों ने लड़के के 5 बरस की उम्र तक किसी भी औरत से वास्ता नहीं रखा, यानी कि जब लड़के ने होश संभाला तो औरत नादार। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई। बाप, दादा, चाचा, चचा दादा, चचा जात भाई और वो खुद छठे नंबर पर। मोहल्ला मामूली हैसियत के लोगों का, जिसके चारों तरफ फिरंगी फौज की छावनी। बाप 10वीं पास, जबान मराठी और कन्नड़, चाचा अखाड़े के पहलवान, खानदान की न तो जान न पहचान, बिल्कुल गुमनाम। लड़के के घर वालों के नाम, रिश्ते, हुलिया और मिजाज से पहचान हो जाए
तो उसके माहौल का अंदाजा हो जाएगा जहां लड़का पला बढ़ा। परवान चढ़ने का जब वक्त आता है तो किस तरह से जमीन और आसमान के फासले उस लड़के पर असर डालते हैं, हरकत की रफ्तार तय करते हैं। उसने चार दीवारी के अंदर अपने को बंद नहीं किया, बाहर रखा और दुनिया की समझ ज्योमेट्री से नहीं पूछी। दादा अब्दुल हुसैन इब्राहिम के बेटे तेल के चिराग बनाने और लालटेन वगैरह दुरुस्त करने की पंढरपुर में छोटी सी दुकान, भूरे रंग की अचकन, सफेद दाढ़ी और सर पर काले रंग की टोपी। बाप फिदा हुसैन सर करीम भाई की इंदौर मालवा टेक्सटाइल मिल में टाइम कीपर, वो अकाउंटेंट। कोट पतलून पर तिरछी लाल तुर्की टोपी, जॉर्ज पंजुम जैसी काली दाढ़ी, मूंछों पर ताव। पहली बीवी जैनब लड़के के पैदाइश के बाद ही इंतकाल कर गई। वो लड़का इस किताब के पन्नों में खेलता कूदता हंसता रोता नजर आएगा। रंग और बू में डूबता हुस्न का पुजारी, लगातार इश्क की मार, लगातार इश्क की मार, लगातार इश्क की मार। वो लड़का इस किताब के पन्नों में खेलता कूदता हंसता रोता नजर आएगा। रंग और बू में डूबता हुस्न का पुजारी, लगातार इश्क की मार, लगातार इश्क की मार, लगातार इश्क की मार। टिक 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 करती घड़ी, दीवार पर खटकती घड़ी, स्कूल के हेडमास्टर की खिड़की से नजर आती है। ज्यों ही घड़ी ने एक बजाया, खाकी वर्दी पहने चौकीदार ने टनाटन घंटा बजाना शुरू किया। टन टनाटन टन टनाटन टन टन टन। ठीक 1 बजने से 2 मिनट पहले दादा अब्दुल बगल में रोटी सालन का डब्बा दबाए, रोटी सालन का डब्बा दबाए, अपने लाडले पोते को ढूंढ रहे हैं, अपने लाडले पोते को ढूंढ रहे हैं, अपने लाडले पोते को ढूंढ रहे हैं। लड़का भागा स्कूल के अहाते की कोने की तरफ। दादा पोता इमली के पेड़ के नीचे बैठकर साथ साथ खाते। घर में दादा पोता दिन रात साथ साथ रहते। लड़का जब भी दादा की भूरी अचकन देखता, उसे अच्छन मियाँ की याद आ जाती है। भूरी अचकन दादा की याद आ जाती है। भूरी अचकन दादा की भूरी अचकन याद आती है। भूरी अचकन, भूरी अचकन दादा की भूरी अचकन याद आती है। भूरी अचकन, भूरी अचकन, भूरी अचकन, भूरी अचकन, भूरी अचकन, भूरी अचकन। हुसैन के जीवन में धर्म ने उसी तरह चुपचाप प्रवेश किया जिस तरह सौंदर्य ने। नाना सिद्धपुर गुजरात में मस्जिद के पेश इमाम। बचपन में नाना के प्रभाव से उनके भीतर दीन, धर्म और आध्यात्म के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हुई। कुरान की आयतें उन्हें ज़बानी याद। उनके लिए आधुनिकता का मर्म जीवन के प्रति सूफियाना दृष्टि में ही सन्निहित। वो बाहर पश्चिम से आयातित होकर नहीं आता। उनके भीतर पहली बार जिस व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति के महाकाव्यों रामचरितमानस और महाभारत के लिए प्रेम जगाया, वो एक नास्तिक समाजवादी हिंदू थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। Hussein's reference points are steeped in India culture.
अक्टूबर का महीना है, मालवा गेहूं खेतों में खड़ा है, धूप अच्छी लगने लगी। शाम ढले दादा लड़के की गर्दन में ब्लू मफलर लपेट दिया करते, वो दौड़ता हुआ मोहल्ले की रामलीला देखने पहुंच जाता। ये कोई नाटक कंपनी नहीं जहां टिकट लेना पड़े, एक प्राइमरी स्कूल का अहाता, मांगी हुई चंद लालटेनें और धोबन से ली हुई साड़ियों का बैकड्रॉप। जो ही बेलन से थाली बजी, टन 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 के खेल शुरू, वो पान वाले शंकर का भाई स्कूल के ड्रिल मास्टर की निक्कर पहने हनुमान बन जाता। रावण जी तो वो मोटा मिट्ठू लगे जो आटा पीसने वाली चक्की पे बैठे हैं। कैकेयी कौन बना लड़का उसे ठीक से पहचान नहीं सका। रामलीला से लौटती भीड़ में घिरा वो लड़का अपने आप को इस खेल के किसी एक पात्र में ढूंढना चाहता। घर पहुंचने में जानबूझकर देर करता है ताकि जितने पात्र हैं अपने ख्याली स्टेज पे थोड़े थोड़े अदा कर ले। लेकिन यही रामलीला जब आज दिल्ली के जगमगाते स्टेज पे देखता है तो वो पान वाले शंकर का भाई और आटा पीसने वाली चक्की पे बैठा वो मोटा मिट्ठू बहुत याद आता है। इंदौर की इस रामलीला से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते हुए ये लड़का कैसे वाल्मीकि और तुलसीदास तक पहुंचता। ये 5वें दशक के आखिरी हिस्से का समय है। हैदराबाद के रईस पन्नालाल पित्ती के राजभवन के पड़ोस में शानदार मोती भवन, उनके बेटे बद्री विशाल बहन भवन के ऊपरी हिस्से में गांव तकिए पे विराजमान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आने का वक्त वो लड़का बद्री विशाल के कलमदान से एक कलम निकालकर इस मंजर को कलमबंद करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्केच उनके झुंझलाए खड़े बालों से शुरू होकर मिची मिची शरारती आंखें ढूंढता हुआ नथुनों के बहुत नीचे होठों पे आके खत्म हुआ। लोहिया जी की बांछें खिल गई जो ही इस लड़के और उनके स्केच को देखा। जोर से लड़के को बगल में भींच लिया और ये भींच वर्षों ढीली नहीं पड़ी। एक शाम वो लड़का लोहिया जी को जामा मस्जिद के करीम होटल ले गया क्योंकि लोहिया जी को मुगलई खाना और शीरमाल वगैरह बहुत पसंद थी। कोरमे की प्लेट को चम्मच से खनखनाते हुए लोहिया जी ने उस लड़के के कुछ पोर्ट्रेट के बारे में अपनी कोरमे की प्लेट को चम्मच से खनखनाते हुए लोहिया जी ने उस लड़के के कुछ पोर्ट्रेट के बारे में अपनी राय जाहिर करना शुरू किया। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, लोहिया जी, मॉडर्न आर्ट का सबसे मज़ेदार और पेचीदा पहलू यह है कि वो देखने वाला अपनी मर्जी और मिजाज से तस्वीर को ढालने का हक रखता है, जबकि फोटोग्राफी की कल्पना में इसकी ज़्यादा गुंजाइश नहीं। लोहिया जी ने बात को बदलते हुए कहा, ये जो तुम बिरला और टाटा के ड्राइंग रूम में लटकने वाली तस्वीरों में घिरे हो, ज़रा बाहर निकलो, रामायण को पेंट करो। इस देश की सदियों पुरानी दिलचस्प कहानी है। गांव गांव गूंजता गीत है, संगीत है, और फिर इन तस्वीरों को लेकर गांव गांव जाओ। शहर के ये बंद कमरे जिन्हें आर्ट गैलरी कहते हैं, लोग जेबों में हाथ डाले खड़े रहते हैं, लेकिन गांव वाले इन तस्वीरों के रंगों में घुल मिलकर नाचते हैं, गाते हैं। लोहिया जी की ये बात लड़के को तीर की तरह चुभी और ये चुभन वर्षों रही। आखिर लोहिया जी की मौत के फौरन बाद
उनकी याद में रंग भरे और बद्री विशाल के मोती भवन को लगभग 150 रामायण पेंटिंग से भर दिया। 10 साल लगे, कोई दाम नहीं मांगा, सिर्फ लोहिया जी की जबान से निकले शब्दों का मान रखा। हुसैन का समय एक लीक पर एक दिशा में नहीं चलता। वहाँ बहुत सी दिशाएं एक दूसरे में गुथी दिखाई देती हैं। विभिन्न कालखंडों का बहुआयामी कोलाज। हुसैन अनुकरण करते हैं तो सिर्फ अपनी कल्पना का, जो सौंदर्य के हर आवाज को पवित्र स्पेस में बदल देती है। हुसैन की दुनिया एक कार्निवल, एक उत्सव, एक मेला, एक सर्कस का मिला जुला समारोह है। वहाँ सब कुछ संभव है। वहाँ आत्म का स्वरूप एक में नहीं, अनेक में प्रतिबिंबित होता है। आत्मा के सच्चे भारतीय मर्म को हुसैन ने खूब पहचाना। इस कथा की क्रोनोलॉजिकल नियम में लगे बंधे पैटर्न में नहीं चलती। कोई चरित्र, कोई दिशा, कोई कथा अपने पूरेपन में नहीं, टुकड़ों में दिखाई देती है। इन हुसैन्स लाइफ द सर्कल इज नेवर कंप्लीट। इसके बावजूद कला सत्य, अपनी स्मृति, अपना सौंदर्य, अपना स्वप्न छोड़ जाते हैं। सुलेमानी बिल्डिंग में अपनी बेटी फजीला और बेटे खुर्शीद के साथ एक कमरे में रहती थी। बड़ी मिलनसार, खिदमतगार, मोहल्ले की हर खुशी और गम में शरीक बदरबाग की चहेती नानी अम्मा उसी अहाते के कोने में मकबूल फिल्म के बैनर पेंट करता था। दूसरी मंजिल की बालकनी से महमूदा बीबी अक्सर घंटों मकबूल को नीचे फिल्म का बैनर पेंट करते देखा करती। महमूदा बीबी के दिल में तो हुसैन ने घर कर लिया। उसे भी पहली बार माँ की मोहब्बत का एहसास हुआ। अपनी माँ के ख्याली चेहरे को महमूदा बीबी के चेहरे में ढाल कर बनाना शुरू किया। ब्रश उठाए, पेशानी की हदों को बढ़ाया ताकि बरसों के हजारों बोसे उसमें समा सके जो मकबूल ने अपनी माँ के लिए जमा कर रखे थे। फिर ब्रश को आंखों की गहराइयों में डुबोया, पलकों की जबानी अपने कलम की नोक को तेज किया, कानों में सोई हुई लोरियों को जगाया। ममता का मीम, माँ की मोहब्बत का मीम, मकबूल का मीम, अव्वल में आखिर में, गोया महमूदा बीबी के चेहरे की सारी लकीरें सिमटकर मीम का शक्ल अख्तियार कर गई। एक दिन दोपहर में महमूदा बीबी ने मकबूल को अपने घर खाने पर बुलाया। मकबूल, अल्लाह तुझे खूब खुश रखे। तेरे हाथ की बनी तस्वीरें मेरी आंखों में हमेशा समाई रहती है। जी चाहता है तुझे सामने बिठाए रखूं। तेरी जैनब अम्मा ने तेरी जिंदगी के लिए 7 चक्कर काटे। मैं गरीब बेवा किस काम की। उसी वक्त एक ख्याल मकबूल के दिमाग में घूमने लगा। उसने अपने आप से बातचीत शुरू की। अरे मकबूल, तू भी कितना बेवकूफ है। तेरा बाप ठीक कहता था, ऊंट की तरह मुंह उठाए चलता है, कुछ होश नहीं।
लंबी लंबी टांगों के ऊपर लंबी गर्दन, वहीं जाकर दिमाग रख दिया है। जरा गर्दन झुका, महमूदा बीबी जिस चटाई पर बैठी है उसे देख, उस पर जानमाज बिछी है। हाँ हाँ देख लिया, आगे बढ़ो। उस जानमाज पर अकीक के दाने की तस्बीह और करीब ही काले धागे में बंधा ताबीज। हाँ तो ताबीज से क्या? फिर वही बेवकूफ़ी। अरे नहीं समझा, महमूदा बीबी ताबीज तेरी बाजू पर बांधना चाहती है। मकबूल चौंका, रोटी के आखिरी निवाले को हलक में रोके महमूदा बीबी की गोद में सर रख दिया और दिल में इरादा कर लिया कि उनकी बेटी फजीला को निकाह में लेकर एक ऐसा घर सजाएगा जहां पर महमूदा बीबी यशोदा माँ बन उसके बिन बचपन के माँ को भुला देगी। एक दिन बैनर पेंट करते करते बेतहाशा उछलता कूदता सुलेमानी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ता गया और छत पे जा पहुंचा। वहां क्या देखता है, एक लड़की मुंडेर से झुकी नीचे पेंटिंग्स देख रही है। सर पे हवा से लहराते बाल सुडौल पिंडलियों को छू क्या रहे हैं, मानो गुदगुदी कर रहे हैं। छत पे किसी और को ना पाकर मकबूल ने शरारती करने की हिम्मत कर दी। अच्छा, तो दूसरों से नजरें बचाकर तस्वीरों को आंखें फाड़कर देखा जाता है। हाँ? आर्ट की बारीकियों में छुपी खामियां तलाश की जाती हैं शायद। हाय अल्लाह, मैं तो ऊपर बस ऐसे ही आई थी, अल्लाह की कसम। कोई बात नहीं, मैंने कल ही एक इरादा कर लिया, यही कि बहुत जल्दी तुम्हें सही आर्ट के सामने ले जाकर खड़ा कर दूं। ये जो 2-3 साल से फिल्मी बैनर वगैरह घसीट रहा हूँ, बम्बई बाजार है परदेसी के लिए, चोर बाजार। यहाँ खाली जेब को भी जेब कतरे नहीं छोड़ते। लाए उस बुत को इल्तिजा करके, चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, महमूदा बीबी मकबूल की जिंदगी में माँ बनकर उभरने लगी। सारे मोहल्ले में घर घर जाकर तारीफ करते ना थकती। उन्हें तस्वीरों से एक अजीब लगाव था। 90 बरस की उम्र में जब उनकी मौत हुई तो उनके पास रखी छोटी सी टीन की संदूकची खोली गई। उन चीजों में ना रुपए पैसे थे ना गहना, बल्कि कागज का पुलिंदा मिला। अखबार में छपी मकबूल की तस्वीरों का और उसके ऊपर लिखे गए लेखों की कतरनों का, और काजल की डिबिया और काले धागे में बंधा तावीज। पुरानी यहूदी कहावत है, ईश्वर का वास तफसील में है। ईश्वर के लिए यह सच हो ना हो, हुसैन की कला का सच यही है। वो कोई भारी भरकम विराट सत्य नहीं, वो छोटी और मामूली सी घटनाएं हैं जिन्हें इतिहास और राजनीति किनारे छोड़ जाते हैं। पर एक कलाकार एक स्कूली बच्चे की तरह उसे जेबों में भरकर ले आता है। कोई भी तफसील इतनी गैर जरूरी नहीं जो हुसैन की आंखों से ओझल हो सके।
शॉल लिए न्यूयॉर्क में समंदर किनारे एक पत्थर के चबूतरे पर खड़ी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नीले आसमान को छूती हुई तन तनहा 200 बरस वाली चचा सैम की जमीन उनके देश और उनके खानदान में शामिल। भारत फ्रेंच है, खून गर्व। बरसों समंदर किनारे एक आदर्श मर्द के इंतजार में कब तक खड़ी रहे? रॉकफेलर ग्रांट। Gentlemen, here, I'm talking with you. I hope so. This is yours, Rockefeller Grant. Yeah. Sir, may I know your name? M.F. Hussain, and you are from India. M.F. Hussain from India. Nice to meet you, sir. Have this one. Thank you very much. हुसैन 1959 में न्यूयॉर्क पहुंचता है। रॉकफेलर ग्रांट जेल में। हुसैन तो एक खास नजरिया लेकर अमेरिकन आर्ट के उस दौर के मायने समझने आया है जो जैक्सन पॉलक से शुरू होता है। ये अमेरिकन आर्ट का पहला हमला है तमाम यूरोपियन कला की आधुनिक शैलियों पर। इस सदी की शुरुआत से ही सिजान, कैंडेंस्की, पिकासो, मतीस, दुशा जैसे मॉडर्न पेंटरों का असर दुनिया की मॉडर्न आर्ट की समझ और उनके दिमाग पर छाया रहा। कोई भी मुल्क नहीं छूटा। टड़न टड़न टड़न, डिंग 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 डिंग। अमेरिकन बाज बहादुर ने अपने आर्थिक और राजनीतिक बलबूते पर अवागार्ड क्रांति चलाई। करोड़पति विधवा गोगन हयान ने जैक्सन पॉलक को पुचकारते हुए प्यार से कहा, जैक्सन 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 जैक्सन, ओह माय जैक्सन जैक्सन, उठाओ उठाओ ये एनिमल का रंग भरा डब्बा और यूरोपियन हसीना के मुंह पे दे मारो। और वो लाल, हरे, पीले और काले रंग के कीचड़ कैनवास पर उछालने लगा। या ये दिस इज आर्ट, दिस इज माइन आर्ट, यस, oh, this is creation, only creation, creation, creation. इन हथकंडों से पैदा हुए लेचेस्टाइन, जेस्पर जोन्स, बॉर्नेट और रोजनबर्ग वगैरह तो ठीक है, मगर सबसे भड़कीला तुर्रा लिए एंडी वॉरहोल पैदा होता है, जो ग्लोबल आर्ट मंच को अपनी जायदाद समझकर अपनी बेहूदी और बेतुकी नौटंकी के करतब दिखा करके रही सही 200 साल पुरानी अमेरिकन तहजीब की तारीख को कैम्पबेल सूप कैन और कोका कोला की बोतल में पींच देता है। इस रोशनी में जरा हिंदुस्तानी लैंडस्केप पर नजर डालें, जहां 5000 बरस पुरानी शाम कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी किनारे नहाते मिलेगी। क्या इस मंजर की लहरों को आज के युग का कॉरपोरेट, चाहे वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, बिस्लेरी, कोका कोला या रेड बुल की बोतल में बंद कर सकता है?
ये हुसैन हैं जो सिमटे हुए उजाले में सारा ब्रह्मांड देख लेते हैं। उनके लिए सुंदरता उससे नहीं जिसका कोई प्रयोजन, वो खुद उसके होने में। हुसैन के यहाँ कुछ भी निषिद्ध नहीं है, यानी कि नो होल्ड्स बार्ड। माधुरी 1994 जुहू सेंटोर होटल का समुद्री किनारा, फिल्म फेयर अवार्ड की जगमगाती रात। जया बच्चन और परमेश्वर गोदरेज के साथ एमएफ टिंसल टाउन के इस शानदार तमाशे में पहुंचे। बॉलीवुड की लाइमलाइट पहली बार एमएफ पर पड़ी, चमक उठे। स्टेज पर बुलाया गया बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का नाम ऐलान करने को। लिफाफा खोला, नाम पढ़ा, माधुरी दीक्षित। फिर कुछ देर खामोश, क्योंकि इस एक्ट्रेस की फिल्म एमएफ ने कभी देखी ही नहीं थी। हो धक धक करने लगा, हो मोरा जियरा जरने लगा। हाँ, धक धक का बाजारी गाना लाउडस्पीकर से कानों में पड़ता रहा। इन दिनों एमएफ की नजर सिर्फ श्रीदेवी के नाच गानों पर लगी हुई है। फिर भी हिम्मत की, एक गहरी सांस भरी और गरज कर कहा, एंड द अवार्ड गोज टू धक धक माधुरी दीक्षित। तालियां गूंज उठी। माधुरी स्टेज पर आई, एमएफ के नजदीक, थोड़ा और नजदीक। आर्ट और सिनेमा की एक झलक, आर्टिस्ट और मॉडल का क्षण भर का अभिनय मीडिया के क्लिक। लोगों की आंखें माधुरी और मकबूल पर जम गई। हालांकि एमएफ और माधुरी इस 2 मिनट के अभिनय के बाद 1 साल तक मिले नहीं, और ना ही दोनों को मिलने का ख्याल तक आया। लेकिन आर्ट और सिनेमा को तो एक दिन किसी ना किसी मोड़ पर मिलना ही था। आर्ट की उम्र स्टोन एज, पाषाण युग के पायसन और बुल से भी लंबी है, और सिनेमा तो कल की छोरी। एक दिन ये छोरी लाल दुपट्टा लहराती मटकती बाजार से गुजरी। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। एक पेड़ से बंधे बैल को लाल रंग दिखा, वो अपने बंधन तोड़ लाल दुपट्टे की ओर लपका। छोरी भागकर सिनेमा घर में गुम हो गई। हाउसफुल फिल्म हम आपके हैं कौन। दीदी तेरा देवर दीवाना पर माधुरी का नाच, 5 कदम पीछे और कमर तोड़ हिट के झटके। आउच! ये 5 कदम नाच घर की नायिका के नहीं, बल्कि मंदिर के देवदासी के। किसी ने एमएफ से कहा, हुसैन अरे तुम इस सिनेमा घर के नर्तकी को एक बार देखो तो सही। एमएफ ने नाक भौं चढ़ाते बड़ी मुश्किल से टिकट लिया। अब देखिए एमएफ का आर्ट किस बुरी तरह फिल्म से टकराता है। फिल्म हम आपके हैं कौन कोई बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें माधुरी एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात एमएफ को ऐसी लगी कि हर शाम, हर शहर, हर मुल्क, दुनिया भर में हम आपके हैं कौन के टिकट कटाते रहे और देखते रहे, कटाते रहे और देखते रहे। अखबारों के कॉलम भरने लगे, कहानियां बनने लगी, अफवाहें फैलने लगी कि अगर एमएफ 30 के होते और माधुरी 20 की तो आग लग जाती। अब आग लगे या ना लगे, एमएफ माधुरी को सिल्वर स्क्रीन पर महीनों देखते रहे और 100 फीट लंबे कैनवास पर माधुरी से रंगों में बातें करते रहे। अरे बेचैन है हमेरी नजर, ये प्यार का कैसा असर है, होश गुम पूछो न तुम, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। शुरू में किसी पत्रकार ने माधुरी से पूछा, ए माधुरी जी, ये हुसैन जी क्या ढोल पीट रहे हैं कि हर पेंटिंग्स में बस माधुरी है, कहाँ है माधुरी, चेहरा ही गायब, कोई भी औरत हो सकती है उन तस्वीरों में। तो माधुरी ने जवाब दिया कि हुसैन जी मेरी तारीफ नहीं करा रहे, बल्कि मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व मनवा रहे हैं। एक और अजीब बात, उन दिनों एमएफ से पूछा गया कि भाई
माधुरी से क्यों नहीं मिलना चाहते? तो जवाब दिया कि स्क्रीन इमेज से जो मेरी पेंटिंग में एक भारतीय नारी का रूप उभर कर आया है, पता नहीं वास्तविक जीवन में वो है कि नहीं। स्क्रीन इमेज, भारतीय नारी, वास्तविक रूप। एक दिन माधुरी के यहां से बुलावा आया तो उनसे मिलने उनके घर गया था चाय पर, लेकिन सुबह का नाश्ता तो किया ही, शायद दोपहर के खाने तक बात पहुंच जाती। चलते चलते एक ऐसी बात छुड़ी जिसने इस आर्ट और सिनेमा के मिलन में जान डाली। एमएफ की एक आदत, हमेशा हाथ में लंबा ब्रश। अहमदाबाद के सिनेमा हॉल में एमएफ कॉलेज के कोई 10-15 स्टूडेंट्स के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन देख रहे हैं। अब जैसे ही माधुरी स्क्रीन पर आई, ये मौसम का जादू है मितवा, नहीं दिल पे काबू है मितवा। एमएफ ने अपना लंबा ब्रश स्टेज पर ऐसे फेंका मानो फूल चढ़ाया। कुछ दिनों के बाद वो ब्रश थिएटर के मैनेजर ने एमएफ को लौटाया और कहा, केम छो माजामा, अरे तुम ही जब माधुरी को मिलो तो अपने हाथ से पेश कर देना, जय श्री कृष्ण। वही किया। पहली मुलाकात में जाते वक्त एमएफ ने माधुरी को वो ब्रश थमाया तो माधुरी ने फौरन कहा, आहा हुसैन जी, आप ये ब्रश मुझे दिए जा रहे हो, देखना कहीं एक दिन मैं पेंटिंग ना करने लग जाऊं। एमएफ की हाजिर जवाबी भी कम नहीं। कहा कि अगर तुम पेंटिंग करना शुरू करोगी तो मैं भी पीछे रहने वालों में से नहीं, कहीं एक दिन तुम पर फिल्म ना बना बैठो। ये कहा था 7 मई सन 95 में, और 10 जुलाई सन 98 में महबूब स्टूडियो में एमएफ की फिल्म का महूरा शॉट देने खड़ी है माधुरी दीक्षित। लाइट, कैमरा, एक्शन। फिल्म गजगामिनी महूरा शॉट, सीन 1, शॉट 1, टेक 1, क्लैप। एक भारतीय नारी के कई रूप में, प्रेमचंद की निर्मला, टैगोर की अभिसारिका, मंटो की संधू, कालिदास की शकुंतला, दालमंडी की नेत्रहीन संगीता, सतारा की नूर बीबी और 21वीं सदी की मोनिका। बस फिल्म गजगामिनी बनकर तैयार हो गई, वो भी बॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो में। सबसे पहले यश चोपड़ा का फोन आया, हाँ हेलो, ओ भाई मकबूल, ओ बधाई, ओ भाई बधाई, ओ बधाई फिल्म बनाने की नहीं हुए बल्कि बॉलीवुड से सही सलामत बाहर निकलने की। हुसैन जब महबूब स्टूडियो से बगल में दबाए फिल्म गजगामिनी के कैन बाहर निकले तो लोगों की एक भीड़ में एमएफ को मकबूल दिखाई दिया। एमएफ ने पुकारा, मकबूल, अरे मकबूल, तू तो वैसा का वैसा ही, पेंटर का पेंटर। मुझे देख, मेरे आसपास की भीड़, हाँ देख रहा हूं, क्या कोई नेता तो नहीं बन गए? नेता नहीं, अभिनेता जरूर बन गया हूं। लोग मुझे एमएफ के रोल में देखना चाहते हैं, जैसे एमजीआर, एनटीआर या आजकल एसआरके। क्या सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार? नहीं नहीं, सिल्वर स्क्रीन का नहीं। मेरा अभिनय सिल्वर स्क्रीन के 2-3 घंटों वाला नहीं। मेरा रंगमंच विशाल हाई सोसाइटी के भड़कीले रंग वाला नॉन स्टॉप रिव्यू, यानी एक लिहाज से शो बिजनेस। हाँ, मगर यह भूलना नहीं कि तुम्हारे इस शो बिजनेस के पर्दे के पीछे मकबूल नाम का एक आदमी हमेशा हाथ में लंबा ब्रश लिए बैठा है। बिल्कुल सच मेरे भाई, मैं तो इस शो बिजनेस में कब का खो गया होता अगर तुम मेरे पीछे खड़े अपने ब्रश से जगाते ना रहते। और ये बगल में क्या दबाए हो? बगल में गजगामिनी। और माधुरी कहाँ गई? अरे वो गई अपने ससुराल। सर पे गठरी गोद में बच्चा, सर पे गठरी गोद में बच्चा, पाँव में घुंघरू चल रही है स्लो मोशन में। पंढरपुर की एक औरत चल रही है स्लो मोशन में। पंढरपुर की एक औरत।
बनारस एक सिरे से दूजे सिरे तक, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना कोई आगे ना कोई पीछे, चल रही है स्लो मोशन में पंढरपुर की एक औरत, चल रही है स्लो मोशन में पंढरपुर की एक औरत, पंढरपुर की एक औरत, पंढरपुर की एक औरत। हुसैन संपूर्णता से कभी आकर्षित नहीं होते, उसके पीछे नहीं लगते। संपूर्णता का अर्थ है अंत, समाप्ति, मृत्यु। हुसैन की कला का सत्य उसकी संपूर्णता में नहीं, उसके सातत्य में है। निरंतरता के प्रवाह में कोई चीज पूरी होने को हो कि अगली लहर का उन्मेष उसे बहा ले जाए। द फ्लो ऑफ लाइफ। आदतन हम सब किसी चीज को देखने की बजाय चारों ओर उसकी मौजूदगी की वजह ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे 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 ये लालटेन जल रही है तो जरूर रात, बुझी है तो दिन। रात का दखल ना हो तो लालटेन ही खराब। मगर कोई नहीं देखता लालटेन का नासुम अंदाज से जमीन पर टिकना। इसके पेंदे की गोलाई से ऊपर उठती हुई संतुलित दो बाहों के बीच आहिस्ते से धरी शीशे की चिमनी, कुंबदे मीनाई और पूरे ब्रह्मांड का एक सिमटा हुआ उजाला। हुसैन की नजर में हर चीज का अपना ओज है, अपना आलोक, अपना ईश्वरीय अक्स। चीज की उपस्थिति में ही उसकी पवित्रता निहित है। जैसे अस्तित्व में इबादत हो और इबादत में उसका अर्थ। पर ये जमाना तो खरीद और फरोख्त का है। कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। पर हुसैन, दुनिया में आया हूं, दुनियादार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। सच तो ये है कि हुसैन की 30 तर्रार ब्रश ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का वजूद मनवा दिया। यह पंढरपुर का लड़का इंदौर जाकर मकबूल पेंटर बना। बंबई ने उसे एमएफ हुसैन आर्टिस्ट का खिताब दिया। दिल्ली ने पद्म भूषण से विभूषण की शॉल पहनाई। मैसूर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ने D.Litt की डिग्री चिपका दी। जब बर्लिन अपनी फिल्म लेकर गया तो उसके पीछे गोल्डन बेयर भालू लगा दिया। हुसैन बचपन से ही अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने का शौकीन। मुंबई का रेस कोर्स तो उसे नहीं मिला, लेकिन आलीशान दीवान खानों की दीवारें बहुत मिली। बस एमएफ हुसैन ने अपने घोड़े उन दीवारों पर बेतहाशा दौड़ा दिए। ये रेस कोई चूहों का रेस नहीं कि बिल्ली के डर से दुम दबाकर भाग जाए। ये दौड़ शहसवारों की है। डर किसका? गिरने का? अरे नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मुंबई की पहली दौड़ एमएफ हुसैन ऐसे मुंह के बल गिरे, ऐसे मुंह के बल गिरे कि 18 साल तक अपने घोड़े पर नहीं चढ़ सके। हार नहीं मानी। 1947 में मौका मिलते ही मकबूल छलांग मारकर घोड़े पर चढ़ बैठा
और ऐसी एड़ लगाई कि फिर घोड़ा कहीं रुका ही नहीं। रो में है रक्ष उम्र कहां थमे देखिए, रो में है रक्ष उम्र कहां थमे देखिए, ने हाथ बाग पे है ने पा है रिकाब में। हुसैन की आवारगी ने उसे दुनिया जहान घुमाया। कैसे कैसे लोग मिले, खुद अपने घर वाले, दिल वाले, दुनिया जहान वाले। कैनवास पर रंगों की भरमार, आर्ट गैलरी का गरम बाजार, इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस का सुपरस्टार, बॉलीवुड की अप्सराओं का परस्तार। लेकिन एलोरा अजंता की देवियों के चरण छूने के बाद सारी उम्र काटी हुस्न के बाजार में, लेकिन वो हुस्न बेचने नहीं गया, हुस्न बांटने गए। इस हुस्न के बाजार में हुस्न के आओ भगत से कुछ नासमझ लोग हसद की आग में जलने लगे। ताने तिश्ने, यहां तक कि तीर कमान खिंच गए। ये जलन क्यों? एमएफ हुसैन को देखकर कभी मुड़ के कल के उस मकबूल को देखा है जो प्ले हाउस के हुसैनी खिचड़ी वाले ढाबे पर 5 पैसे की खिचड़ी पर दाल या कड़ी मुफ्त डलवाने खड़ा रहता था? 2 आने की सिनेमा टिकट के लिए 2 घंटे लाइन में, कई महीनों बॉलीवुड की फिल्मी हीरोइंस के होर्डिंग्स 20-20 फीट लंबे ऊंचाई पर सीढ़ियों पर चढ़कर पेंट करना। ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, ये असली सीन है। मकबूल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा जिसे लोग नहीं जानते, वो तो आज के एमएफ हुसैन को जानते हैं, जिस पर भड़की लाइमलाइट। ये हुसैन के अल्फाज हैं, एमएफ हुसैन की कहानी है, मकबूल की ज़बानी है। यहां समय बोल रहा है। 9 जून 2011 लंदन। असीमित कैनवास पर दौड़ते बेलगाम घोड़े थम गए। वो करामाती ब्रश ठहर गया और वक्त की रेत पर आवारा नक्शे पा मावेरिक फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गया। हुसैन का 5 बरस लंबा सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, उनकी हिजरत खत्म तो हुई, लेकिन वो अपने घर नहीं लौट सके। उनका विसाल कहीं और तय था। आर्टिस्ट ना रहा, लेकिन आर्ट बिकेम इमोर्टल। रंग लाफानी हो गए। हुसैन की मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई, मकबूल हो गई। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। लेकिन हुसैन का जमाना अभी खत्म नहीं हुआ। उनका मैराथन, मीलों का बढ़ाना पा सफर जारी है, जारी है, जारी है। वो हवा जो पूरब से चली, वो हवा जो पूरब से चली, वो हवा जो पूरब से चली, गंगो जमन की लहरों में लहलाती।
तिलिस्म बंगाल का गुलाल, सुबह बनारस की बिंदिया, शबे मालवा का काजल, शबे मालवा का काजल, सुलहो सिंगार किए ठहर रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। कन्याकुमारी की कुम्हारिन, रावी किनारे की पनिहारिन, मांडू की रूपमती, सलीम की अनारकली। उठाओ लौहे कलम, नज़ीर ना ज़बर, उठाओ लौहे कलम और बिछा दो कागज की चादर जमीन पर, और बिछा दो कागज की चादर जमीन पर। क्या हम लोग दोस्तों इसके पहले कि हम अशोक कुमार सिन्हा जो के एडिशनल डायरेक्टर हैं बिहार म्यूज़ियम के, उनको हरफ़े तशक्कुर के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए पुकारें, हम आपका तारुफ आज के कलाकारों से करवा दें। क्या आपने क्या कहा? नहीं, गलत नहीं हो ना? पिंकी सिंह, रूबी खातून, शुभ्रो भट्टाचार्य, विनोद कुमार, मोहम्मद आशिक हुसैन, आशुतोष कुमार मिश्रा, मृत्युंजय प्रसाद, जय प्रकाश, विशाल कुमार तिवारी। प्ले के लिए म्यूजिक बनाया है सीताराम सिंह ने और लाइट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन रणधीर कुमार और राजीव कुमार, और म्यूजिक ऑपरेशन राहुल राज। ये आवाज़ें जो आपने सुनी ये इनकी खुद की थी। प्ले के डायरेक्टर हैं हमारे दोस्त तनवीर अख्तर, जो इप्टा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और बेहतरीन रंगकर्मी हैं, और सेट डिज़ाइन उमेश शर्मा और मुकेश, और आपके बेटे कबीर ने बड़ी मेहनत की है ये, और कबीर आ जाओ भाई, और ठीक है, ओके। तो अब नेशनल एंथम प्लीज़। ओ धन्यवाद, हाँ सॉरी मैं तो भूल गई, आई एम ऑलवेज इन अ हरी ना। आइए। नमस्कार, आप सभी का अभिवादन।
आप लोगों ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित, जिन्हें भारत का आधुनिक पिकासो भी कहा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देखी। नाट्य प्रस्तुति में शामिल सभी कलाकारों का बिहार संग्रहालय की तरफ से, तक्षशिला के तरफ से और जश्न बिहार जो आयोजन का मुख्य केंद्र था की तरफ से आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सभी का हृदय से बिहार संग्रहालय की तरफ से, आयोजन की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। आभार प्रकट करते हैं माननीय राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो कलाकारों का, आप सभी, हम सभी का हौसला अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिहार संग्रहालय उनके प्रति विशेष रूप से आभारी है। अभी मार्च महीने में कला संस्कृति का एक आयोजन था, रंगो अदब, उसमें भी आदरणीय राज्यपाल महोदय, 1 मार्च को जो प्रोग्राम था, आदरणीय राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित हुए थे। फिर 29 मार्च को माटी का गीत कार्यक्रम था, उसमें भी राज्यपाल महोदय की उपस्थिति हुई और आज इस कार्यक्रम में मकबूल की कहानी MF हुसैन की जुबानी में माननीय राज्यपाल महोदय ने उपस्थित होकर हम सभी को अनुग्रहित किया है। आयोजन की तरफ से, आप सभी की तरफ से हम माननीय राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी के प्रति भी बहुत बहुत आभार बिहार संग्रहालय की तरफ से। और जो रंगकर्मी जो जिनकी प्रस्तुति आप लोग मंत्रमुग्ध होकर 1 घंटे से देख रहे थे, मुझे उम्मीद है कि इनकी प्रस्तुति आप सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगी। एक बार सभी कलाकारों, आदरणीय राज्यपाल महोदय, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक आदरणीय अंजनी कुमार सिंह और मुख्य रूप से जो जश्न बहार की संस्थापक अध्यक्षा हैं कामना प्रसाद जी, उनके प्रति विशेष रूप से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने सही कहा था, हालांकि स्लिप ऑफ टंग था कि जश्न बिहार, दरअसल जश्न बहार यहाँ आके जश्न बिहार ही हो जाता है। और आप दोनों के लिए देखिए हमने कितना खूबसूरत चांद ऑर्डर किया है। जी हाँ, आप देख, जस्ट लुक एट द मून। And in any case, we have to rise for the national anthem, please.